Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. As you know, we have already covered 7 video of science and technology. If you have not watched, please visit all of that. That will boost your confidence regarding competitive syllabus of the science and technology. And friends, I have created so many playlists. If you have not watched, please visit all of that. I am covering all the UPSC preliminary test series over my YouTube channel. प्लीज़ विजिट ईच एंड एवरी वीडियो. डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और आप हर एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे. और आप इसके लिए क्या है, आपकी परसिवरेंस होना चाहिए, कंटिन्यूटी में रहना चाहिए. एक वीडियो देखोगे तो आपको ऐसा हेल्प नहीं मिल पाएगा. और ये वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश में रहेगी. 71st क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. विद रेफरेंस टू द मीथेन हाइड्रेट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. मीथेन हाइड्रेट्स के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है. फर्स्ट स्टेटमेंट है दे आर फाउंड इन द मार्जिनल सी एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया. क्या ये मार्जिनल सी में पाए जाते हैं या कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया ओशियन के में पाए जाते हैं. आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, कि भाई वो स्लोप से कॉन्टिनेंटल शेल्फ जहाँ होता है कम पानी होता है, उथला है, ज़मीन खत्म हो रही है और ओशन स्टार्ट होता है. मार्जिनल सी है जहाँ पे कम कम सी होता है. तो सेकंड है द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग देम इंक्रीज विद द डेप्थ एज इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेडिमेंट डेप्थ ऑन द सी फ्लोर. मतलब उनके पाने की संभावना क्या है, डेप्थ के अनुसार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, सी फ्लोर की. एंड थर्ड वन इज दे कंटेन फार ग्रेटर रिजर्व फॉर द नेचुरल गैस देन कन्वेंशनल डिपॉजिट. क्या उनके पास ग्रेटर रिजर्व होता है नेचुरल गैस का या कन्वेंशनल डिपॉजिट के बजाय. कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए. हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि इसमें करेक्ट आंसर पूछा या इनकरेक्ट पूछा गया है. और ये आपका हिंदी में भी आंसर क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड किया हुआ है. ए है थर्ड ओनली, बी है फर्स्ट एंड सेकंड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है सेकंड एंड थर्ड. तो इसका सॉल्यूशन बी है मीथेन हाइड्रेट्स. मीथेन हाइड्रेट्स आर वाइट एंड आइस लाइक सॉलिड्स. मतलब मीथेन हाइड्रेट होता क्या है, ये क्या होता है, वाइट बोल देते हैं या इसको आइस लाइक सॉलिड होता है, बर्फ की तरह सॉलिड होता है. दैट कंसिस्ट ऑफ द मीथेन एंड वाटर. मीथेन CH4 होता है, मीथेन और वाटर H2O इनमें कंबाइन रहता है. तो मीथेन एंड वाटर इन दिस मीथेन मॉलिक्यूल्स आर ट्रैप्ड इनटू द माइक्रोस्कोपिक केज. माइक्रो मतलब छोटे, जो हम इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं, केजेस बने होते हैं, उसमें पानी के जो वाटर के माइक्रोस्कोपिक केज पिंजरा सा होता है जिसमें मान लो मीथेन के मॉलिक्यूल फंसे होते हैं. सेवरल अदर नेम्स आर कॉमनली यूज फॉर द मीथेन हाइड्राइट. मीथेन हाइड्रेट के नाम भी हैं. इसको बोलते हैं मीथेन क्लेथरेट या हाइड्रोमीथेन. मीथेन आइस भी बोलते हैं, फायर आइस भी बोलते हैं, या नेचुरल गैस हाइड्रेट बोलते हैं, या गैस हाइड्रेट बोलते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. नो मीथेन हाइड्रेट्स आर फाउंड इन दी मार्जिनल सी. मार्जिनल सी में पाया नहीं जाता क्योंकि वहाँ पे कम गहरा पानी होता है. कॉन्टिनेंटल शेल्फ में भी जहाँ पे धरती खत्म होती है, कॉन्टिनेंटल आपका और ओशन स्टार्ट होता है, बिकॉज प्रेशर एट द सी फ्लोर इज नॉट सफिशेंट. मतलब समुद्र के फ्लोर पे ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा क्योंकि पानी कम रहेगा, तो ज़्यादा प्रेशर नहीं हो पाएगा. टू स्टेबलाइज द हाइड्रेट मीथेन हाइड्रेट्स अकर मेनली नियर द कॉन्टिनेंटल मार्जिन. कॉन्टिनेंटल मार्जिन के स्टार्ट होते हैं एट वाटर डेप्थ बिटवीन दी 350 to 500. तो इतना मीटर गहराई का पानी होगा तभी आपका मिलेगा मीथेन हाइड्रेट. सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. मीथेन हाइड्रेट्स आर द स्टेबल अंडर प्रेशर इन एक्सेस ऑफ द 35 बार. क्या मतलब 35 बार जो प्रेशर होता है, बार आपको प्रेशर की मापने की एक इकाई होती है, यूनिट होती है, तो 35 बार और एट द लो टेम्परेचर इतना मिनिमम होना चाहिए. 35 बार प्रेशर एंड लो टेम्परेचर होना चाहिए. हैंस द सी फ्लोर इज एन आइडियल लोकेशन फॉर दी. सी फ्लोर इसलिए आइडियल लोकेशन है बनने के लिए. इन एडिशन बिलो ए वाटर डेप्थ ऑफ द 350 मीटर द प्रेशर इज सफिशिएंट टू स्टेबलाइज द हाइड्रेट. तो 350 मीटर से जो 500 मीटर बताया उसमें प्रेशर इनफ रहता है उसको बनने के लिए. बट विद द इंक्रीज इन डेप्थ इनटू द थिक सेडिमेंट लेयर्स ऑफ द सी फ्लोर टेम्परेचर बिगेन टू राइज अगेन ऑफ द प्रोक्सीमिटी ऑफ अर्थ इंटीरियर. मतलब अगर ज़्यादा गहराई में पहुंच जाते हैं हम 500 से ज़्यादा, तो हम अर्थ की इंटीरियर की गहराई के पास पहुँचे, जैसे अर्थ के अंदर जैसे लेयर होती है उनकी गर्माई आने लगती है. इन सेडिमेंट डेप्थ ग्रेटर देन दी 1 किलोमीटर. 1 किलोमीटर अगर डेप्थ से ज़्यादा हम जा रहे हैं तो राइज इज 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है अगर अर्थ में हम 1 किलोमीटर गहराई जाते हैं. सो देयर इज नो मीथेन हाइड्रेट्स. ज़्यादा गर्मी में भी टेम्परेचर में भी आपके वहाँ पे मिथाइल हाइड्रेट्स नहीं मिलेंगे.
थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें बोला गया कि द अमाउंट ऑफ नेचुरल गैस बाउंड अप इन हाइड्रेट्स फॉर एक्सीड फ्रॉम द नेचुरल गैस रिजर्व इन कन्वेंशनल डिपॉजिट्स। नेचुरल गैस जो है बाउंड अप है हाइड्रेट्स में फॉर एक्सीड नेचुरल गैस रिजर्व इन द कन्वेंशनल डिपॉजिट्स। सम रिसर्चर्स क्लेम दैट मीथेन हाइड्रेट्स आर ए लार्जर हाइड्रोकार्बन सोर्स देन द ऑल वर्ल्ड ऑयल नेचुरल गैस एंड कोल कंबाइन। तो नेचुरल गैस क्या है हाइड्रेट्स में फार एक्सीड्स द नेचुरल गैस रिजर्व इन द कन्वेंशनल डिपॉजिट्स। जो कन्वेंशनल डिपॉजिट्स हैं उनसे ज़्यादा गैस इसमें मिलती है आपके हाइड्रेट्स में। सम रिसर्चर्स क्लेम दैट मीथेन हाइड्रेट्स आर ए लार्जर हाइड्रोकार्बन सोर्स। हाइड्रोजन कार्बन सोर्स ज़्यादा है ऑयल या नेचुरल गैस या कोल कंबाइन से ज़्यादा ही, तो इनमें ज़्यादा गैस मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फ्री रेडिकल्स इन ह्यूमन बॉडी। फ्री रेडिकल्स के बारे में बात की गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट है दे कैन चेंज द इंस्ट्रक्शन कोडेड इन द स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए। तो क्या ये जो इंस्ट्रक्शन कोडेड रहती हैं स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए क्या उसको चेंज कर सकते हैं। इट कैन लीड टू एन इंक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ द लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन इन द आर्टरी वॉल। तो क्या आपके जो आर्टरी हैं हार्ट आर्टरी हैं उनमें क्या जैसे एक तो वेन्स होती हैं दूसरा आर्टरी होती हैं, तो उनमें क्या है जिसमें से ब्लड फ्लो करता है, तो क्या उनका डेंसिटी चेंज कर सकती है, उनमें जम जा सकता है, ये लिपोप्रोटीन है। एंड द थर्ड वन इज कार्टोनाइड्स हेल्प अस टू प्रिवेंट द डैमेज कोज बाय देम इन द बॉडी। कार्टोनाइड्स क्या करते हैं हमें डैमेज जो पहुंचाते हैं उनको बचाने के लिए काम करते हैं। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकेंड, बी है सेकेंड एंड थर्ड, सी है थर्ड और डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन डी है। द फ्री रेडिकल्स क्या है केमिकल्स कैपेबल ऑफ द डैमेजिंग सेल्स एंड जेनेटिक मटेरियल। आपके सेल्स को डैमेज कर सकते हैं या जेनेटिक मटेरियल को। द बॉडी जनरेट्स फ्री रेडिकल्स एज इनएविटेबल बाई प्रोडक्ट्स ऑफ द टर्निंग फूड। जब फूड एनर्जी में टर्न होता है तो आपके मान लो फ्री रेडिकल रिलीज होंगे, हमेशा बनते हैं, इनएविटेबल जिनको टाला नहीं जा सकता, बनते ही बनते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। द फ्री रेडिकल मॉलिक्यूल्स आर मिसिंग एन इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर सेल्स। मतलब उनके आउटर सेल्स में एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग रहता है। विल डू एनीथिंग टू फिल देम, उसको फिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। स्टीलिंग फ्रॉम देन एनी नियर बाई सब्सटेंस, वो चुराते हैं नज़दीक के सब्सटेंस से। एंड विल यील्ड देम, या उसको प्राप्त करते हैं। दिस इलेक्ट्रॉन थेफ्ट बाई रेडिकल्स कैन रेडली अल्टर द सेल स्ट्रक्चर। तो ये मान लो यहाँ से चुराते हैं सेल्स, तो सेल की स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है। और फंक्शन बाय चेंजिंग और डैमेजिंग द इंस्ट्रक्शन कोडेड इन द स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए। तो स्ट्रैंड्स होता है जैसे मान लो ये स्ट्रैंड्स है, तो इसकी जो डीएनए की कोडिंग हो रखी है उसको चेंज कर देगा वो। सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। जैसे इट कैन मेक सर्कुलेटिंग लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो एलडीएल आपने जब कभी ब्लड टेस्ट कराया होगा तो एलडीएल कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल होता है एलडीएल। लिपोप्रोटीन इसको बोलते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन समटाइम्स कॉल्ड बैड कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स मोर लाइकली टू गेट ट्रैप्ड इन द आर्टरी वॉल। तो आपकी ये आर्टरी वॉल में मोस्टली जो हार्ट की हैं उनमें चिपका रहने की संभावना रहती है, तो ये बना सकते हैं जो फ्री रेडिकल रहते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। द कार्टोनाइड्स आर द प्लांट्स पिगमेंट। कार्टोनाइड्स प्लांट पिगमेंट होता है जिनकी वजह से ब्राइट रेड येलो या ऑरेंज कलर आपके फल और फ्रूट्स में आता है। दे हैव रिच एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। इनमें क्या एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है विच हेल्प इन डीएक्टिवेट द फ्री रेडिकल्स एंड प्रिवेंट डैमेज कोज बाय देम। तो इसलिए कहते हैं ना कि हम न्यूट्रिशन के बारे में ये क्वेश्चन है। जैसे मान लो बंदे को बोलते हैं कि आपको हमेशा वेजिटेबल्स फल फ्रूट खाने चाहिए क्योंकि उनमें कार्टोनाइड्स नाम का पिगमेंट होता है जो इनके कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रेड येलो ऑरेंज के लिए। तो इनको खाने से एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रहती है। जो फ्री रेडिकल जब फूड से एनर्जी में कन्वर्ट होता है फूड, तो फ्री रेडिकल जो मान लो रिलीज होते हैं तो उनको ख़त्म करने के लिए बहुत सारी हेल्प करते हैं, जिससे आर्टरी वॉल में एलडीएल जो मान लो लो कोलेस्ट्रॉल आपका जो एलडीएल है बैड कोलेस्ट्रॉल है तो वो नहीं बनेगा, लिपोप्रोटीन बोलते हैं उसको। 73rd क्वेश्चन देखते हैं। In the context of the global partnership on the artificial intelligence, consider the following statements. तो ग्लोबल पार्टनरशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ। फर्स्ट है इट इज़ ए मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव दैट एम्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब ये मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है। इसका मतलब क्या होता है ब्रिज करना गैप को थ्योरी एंड प्रैक्टिकल ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। सेकेंड है
इट्स सेक्रेटरीट इज ई होस्टेड इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, क्या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसका सेक्रेटरीट सचिवालय चलाया जाता है, मेजबानी की जाती है। थर्ड वन इज इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ दिस इनिशिएटिव, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड थर्ड, बी है सेकंड, सी है थर्ड और डी है सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट ए इसका करेक्ट है, ए स्टेटमेंट करेक्ट है इसका। द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है कि ऑटोमेटिक आपका काम हो जाए मशीनों के द्वारा या ऑटोमेटिक जनरेट हो जाए आपका डाटा वगैरह। इज ए मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव, बहुत सारे स्टेक होल्डर हैं, बहुत सारे कंट्री हैं, दैट एम्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल practice on the artificial intelligence by supporting cutting edge research or applied activities on the artificial intelligence related priorities। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो काम होता है या उसका आपका रिसर्च बेस है उसको बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे कंट्री मल्टी स्टेक होल्डर प्रोग्राम है। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। GPI ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्रेटरीट, इसका सेक्रेटरीट कहाँ, इज होस्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD के द्वारा होस्ट किया जाता है, नोट बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। GPAI जो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 15 फाउंडिंग मेंबर हैं और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इटली, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, द रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सिंगापुर, स्लोवेनिया एंड UK, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्री थे, अब 26 हो गए। तो आपके सारे कंट्री 15 फाउंडिंग मेंबर्स हैं। यूरोपियन यूनियन को एक ही कंट्री माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। फर्स्ट है ब्लड ऑफ हेल्थी ह्यूमन बींग्स इज एसिडिक इन नेचर। सेकेंड है सलाइवा ऑफ हेल्थी ह्यूमन बींग्स इज हाईली बेसिक इन नेचर, क्या सलाइवा हाईली बेसिक नेचर की रहती है। आपका pH स्केल पे हम एसिडिक और बेसिक डिसाइड करते हैं। मान लो आपका pH 7 से नीचे है तो आपका एसिडिक नेचर आने लगेगा, अगर 7 से ऊपर है तो आपका बेसिक नेचर रहेगा। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है दोनों ठीक हैं, डी है दोनों गलत हैं। तो इसका डी सॉल्यूशन है, दोनों गलत हैं इसके। एसिडिक और बेसिक नेचर इज डिटरमाइंड द pH ऑफ द सिस्टम, इफ द pH इज लेस देन 7 इट इज एसिडिक, इफ द pH इज मोर देन 7 बेसिक बोलते हैं। pH इक्वल टू दी नोन एज द न्यूट्रल, मतलब अगर 7 पे होगा तो न्यूट्रल बोला जाएगा उसको। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ह्यूमन ब्लड स्टेज इन ए वेरी नैरो pH रेंज, कम रहती है, 7.35 टू 7.4 तक ब्लड की रेंज रहती है। बिलो और अबव द रेंज मीन्स ए पर्सन इज हेल्थी, अगर इससे नीचे आएगा तो अनहेल्थी रहेगा, हाई जाएगा जब भी अनहेल्थी रहेगा। तो अगर 6.8 और उससे बिलो जाएगा या अबव 7.8 से जाएगा, देन द सेल स्टॉप्स फंक्शनिंग, तो आदमी के सेल्स काम करना बंद करते हैं, पेशेंट डाई हो जाता है। द pH ऑफ ए हेल्थी ह्यूमन बींग्स ब्लड इज 7.4, तो हेल्थी कितना 7.4, दस इट इज बेसिक इन नेचर, तो बेसिक रहता है आदमी का ब्लड 7.4। द pH ऑफ द सलाइवा ऑफ हेल्थी ह्यूमन्स बींग्स इज बिटवीन 6.5 से 7.5 के बीच में रहता है। दस इट्स नेचर वेरीज बिटवीन द वीक एसिड टू वीक बेस, तो इसका नेचर वीक एसिड भी रह सकता है, वीक बेस भी रह सकता है, इसकी रेंज इतनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75th क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशन ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स ट्रीटी विच ऑफ द केम इनटू द फोर्स इन द जनवरी 2021, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इसमें बोला गया ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स, TP, ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट है इट क्लासीफाइज करता है स्टेट पार्टीज इनटू द न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स एंड द नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, क्या ये डिसाइड करता है न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स ये हैं या नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स ये हैं। सेकेंड है इट प्रोहिबिट स्टेट्स पार्टीज फ्रॉम यूजिंग एंड थ्रेटिंग टू यूज न्यूक्लियर वेपन्स, ये प्रोहिबिट करता है स्टेट पार्टीज को यूजिंग और थ्रेटिंग टू यूज न्यूक्लियर वेपन को। थर्ड है इंडिया इज ए सिग्नेटरी टू दिस ट्रीटी, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट पूछा गया। आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में ओनली वर्ड है, नोट है, इनकरेक्ट है, तो क्या पूछा गया, तो आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है थर्ड ओनली, बी है फर्स्ट एंड थर्ड और सी है सेकंड ओनली, डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन बी है यूनाइटेड नेशन ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन ट्रीटी। तो यूनाइटेड नेशन की ट्रीटी है प्रोहिबिशन ऑफ द न्यूक्लियर
weapon treaty. Nuclear weapons is a treaty that includes comprehensive set of the prohibition on the state parties. मतलब स्टेट जो इसके मेंबर स्टेट्स हैं उनको कहता है कि कंप्लीट बैन करने के लिए। तो पार्टिसिपेटिंग इन एनी न्यूक्लियर वेपन्स एक्टिविटी इंटर फोर्स 22 जनवरी 2021 को ये फोर्स में आया था। तो प्रोहिबिशन लगाने की बात करता है, कंप्लीट बैन की नहीं बात करता ये। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अनलाइक द ट्रीटी ऑन द एनपीटी बोलते हैं, नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन, इट डज नॉट क्लासीफाई, मतलब ये नॉन न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर वेपन स्टेट में डिस्क्राइब नहीं करता, वो एनपीटी करता था। प्रोहिबिट्स न्यूक्लियर वेपन्स आउटराइट फॉर द स्टेट पार्टी, जो स्टेट पार्टी मेंबर हैं एक दूसरे पे न्यूक्लियर वेपन ना यूज करें, इसलिए इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे पोजेस न्यूक्लियर वेपन और नॉट, बस उनको आपस में यूज़ नहीं करना है जो स्टेट पार्टी हैं। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। अंडर आर्टिकल 1 प्रोहिबिशन ऑफ द ट्रीटी स्टेट्स पार्टीज आर प्रोहिबिटेड टू यूज और थ्रेटन टू यूज न्यूक्लियर वेपन्स और अदर न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव डिवाइसेज। तो ना ही तो थ्रेट करना है, न यूज करना है, तो ये इसमें रूल है। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एट प्रेजेंट द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रसिया, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इजराइल, इनके पास न्यूक्लियर वेपन है। और नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अलायंस हैव नॉट सपोर्टेड द ट्रीटी, नाटो ने इसको ट्रीटी को सपोर्ट नहीं किया है। इंडिया डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द नेगोशिएशन ऑफ द TPNW हैज़ कंसिस्टेंटली मेड इट क्लियर दैट इट विल नॉट बिकम ए पार्टी टू ट्रीटी, इंडिया इसका ट्रीटी का पार्टी मेंबर नहीं है और ना ही नेटो ने इसके साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76 क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू दिस साउंड कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, साउंड के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है। फर्स्ट है साउंड वेव्स आर द नॉन मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव होता है कि जिनको अपने प्रोपोगेशन आगे बढ़ने के लिए मान लो मीडियम की जरूरत रहती है, उसको मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल जिसको नहीं जरूरत रहती है मीडियम की। सेकेंड विच सुपरनोवा एक्सप्लोजन आर ऑडिएबल टू द साइंटिस्ट वर्किंग इन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अगर मान लो अपने कोस्मिक या ब्रह्मांड में कोई सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, क्या उनको इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में जो आदमी उनको सुनाई देगा क्या? थर्ड वन इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ ए साउंड वेव ऑन ए पॉलिश सरफेस इज सेम एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मान लो कोई पॉलिश सरफेस है, क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर रहेंगे क्या? कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो पूछा गया है, तो आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है थर्ड, सी है सेकंड एंड थर्ड और डी है फर्स्ट ओनली। तो इसका सॉल्यूशन ए है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ए वेव इज ए डिस्टर्बेंस that moves through the medium when the particles of the medium set neighboring parties into the motion। क्या वेव क्या है? एक डिस्टर्बेंस है that moves through a medium, को मीडियम से जाती है when the particles of one medium, particles of the medium set neighboring parties into the motion। मान लो एनवायरनमेंट जो मान लो जिस मीडियम से आप वेव जा रही है तो वो उसकी ही डिस्टर्बेंस होती है, वो उसका पार्टिकल मान लो वेव का क्या है, उसका मीडियम की ही डिस्टर्बेंस होती है, ना कि वो आगे प्रोपोगेट करता है। दे इन रिटर्न प्रोड्यूस सिमिलर मोशन इन द अदर्स। द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम डू नॉट मूव, जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के डू नॉट मूव फॉरवर्ड देमसेल्व्स बट द डिस्टर्बेंस इज कैरीड आउट फॉरवर्ड। तो पार्टिकल मीडियम के मूव नहीं करते हैं, डिस्टर्बेंस कैरीड आउट होती है, एक से दूसरे में डिस्टर्बेंस कैरीड आउट होती है। दिस इज व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग प्रोपोगेशन ऑफ द साउंड इन ए मीडियम, हेंस साउंड्स कैन बी विजुअलाइज एज ए वेव। साउंड वेव्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स इन द मीडियम आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव। तो ये मैकेनिकल वेव हैं। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। साउंड डज नॉट प्रोपोगेट इन स्पेस एज इट रिक्वायर्स प्रेजेंस ऑफ द मीडियम टू ट्रेवल। स्पेस एसेंशियली इन वैक्यूम, स्पेस में वैक्यूम है, हवा नहीं है, तो उसको मीडियम कहाँ से मिलेगा? इवन दो सम रिसेंट रिसर्चर्स कुछ इसको पॉइंट करते हैं कि साउंड ट्रेवल कर सकती है इंटरस्टेलर गैस, मान लो गैस की वजह से ट्रेवल कर सकती है। डस्ट लेफ्ट बिहाइंड दी ओल्डर स्टार, जो ओल्डर स्टार है उनके द्वारा गैस छोड़ी है उससे मूव कर सकती है, बट इट वुड नॉट बी एज ए ऑडेबल। दिस आर एक्सट्रीमली लो फ्रिक्वेंसी रहती है उस गैस की वजह से। सो वी कैन कंक्लूसिवली से दैट सुपरनोवा एक्सप्लोजन ऑडेबल टू द साइंटिस्ट वर्क, मतलब उनको ऑडेबल नहीं होगा अगर इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में काम कर रहे हैं उनको सुपरनोवा एक्सप्लोजन, क्योंकि साउंड वेव्स को चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, मैकेनिकल वेव होता है वो। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। लाइक लाइट साउंड गेट्स रिफ्लेक्टेड एट द सरफेस ऑफ ए सॉलिड लिक्विड एंड फॉलोज द सेम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे लाइट है, साउंड गेट्स रिफ्लेक्टेड एट द सरफेस ऑफ ए सॉलिड और लिक्विड और फॉलोज द सेम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हैज द एंगल्स ऑफ इंसिडेंस ऑफ द साउंड वेव ऑन ए पॉलिश सरफेस इज द सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जैसे लाइट है वैसे ही साउंड क्या अगर रिफ्लेक्टेड करती है सॉलिड और लिक्विड पे,
मतलब वापस आ जाती है। सेम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, हैंस द एंगल ऑफ इंसिडेंस या साउंड वेव्स ऑन द पॉलिश सरफेस सेम होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 77th क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द प्रोडक्शन ऑफ द सिंगल सेल प्रोटीन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है प्रोसेस फूड वेस्ट कैन बी यूज एज ए सबस्ट्रेट फॉर इट्स प्रोडक्शन। मान लो जो प्रोसेस फूड है उसको वेस्ट हो गया, उसका तो यूज़ कर सकते हैं क्या सबस्ट्रेट। मान लो छोटा सा प्रोटोटाइप में सबस्ट्रेट क्या होता है, जिस बॉडी पे अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरेट हो सकें, क्या प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड वन, इट इज़ मोस्टली एज एन एरोबिक होता है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम हो तो प्रोसेस होता है। थर्ड वन इज ईस्ट एंड फंगी आर यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द प्रोसेस। क्या ईस्ट और फंगी जो फफूंदी लग जाती है उसको क्या यूज़ कर सकते हैं प्रोसेस में। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। सिंगल प्रोटीन के बारे में बात की, फर्स्ट एंड टू, ए है फर्स्ट एंड सेकेंड, बी है सेकेंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड, डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन डी है। सिंगल प्रोटीन सेल्स क्या होते हैं, जिनमें सिंगल प्रोटीन रेफर्स टू द क्रूड और रिफाइंड और एडिबल प्रोटीन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्योर माइक्रोबियल कल्चर डेड और ड्राइड सेल बायोमास। तो ये क्या होता है, जो क्रूड है बिल्कुल कच्चा, रिफाइंड है, या एडिबल प्रोटीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्योर माइक्रोबियल कल्चर, तो उनसे प्योर जो प्रोटीन आपका एक्सट्रैक्ट होता है कल्चर और डेड और या ड्राइड सेल बायोमास है, दे कैन बी यूज एज ए प्रोटीन सप्लीमेंट फॉर बोथ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। तो ह्यूमन्स और आदमी मान लो एनिमल के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट का यूज़ कर सकते हैं, उसको सिंगल सेल प्रोटीन बोलते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सिंगल सेल प्रोटीन प्रोडक्शन रिक्वायर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट सर्व्स एज ए प्रोटीन सोर्स। इसके लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए। द सबस्ट्रेट दैट इज ए बायोमास ऑन द विच दे ग्रो। सबस्ट्रेट छोटा सा पार्ट है, मतलब जिस पे वो ग्रो करेंगे। वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग कैन बी एज ए सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट यूज हो सकता है मान लो। थर्ड सेकेंड से करेक्ट, सिंगल सेल प्रोटीन्स डेवलप व्हेन माइक्रोब्स फर्मेंट वेस्ट मटेरियल। तो सिंगल सेल प्रोटीन कब डेवलप होते हैं, जब माइक्रोब्स हैं फर्मेंट, जैसे फर्मेंटेशन होता है आपका दूध से दही बनता है, वेस्ट मटेरियल है उनको सड़ाते हैं। मोस्ट ऑफ द प्रोसेस आर हाईली एरोबिक, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है एक्सेप्ट अलेगल फर्मेंटेशन। मान लो जो आपकी काई लगती है उसको, उसके वजह से हैंस ए गुड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन इंडिस्पेंसिबल रिक्वायरमेंट, उसको टाला नहीं जा सकता, ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए। algae, थर्ड भी करेक्ट है, algae, फंगी, यीस्ट एंड बैक्टीरिया आर यूज एज द सिंगल सेल प्रोडक्शन यूज कर सकते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन प्रोडक्शन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78th क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द आउटर स्पेस ट्रीटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट वन इज इट प्रोहिबिट्स न्यूक्लियर वेपन्स और अदर वेपन्स ऑफ ए मास डिरेक्शन ऑन द सेलेस्टियल बॉडी और आउटर स्पेस। ये रोकता है न्यूक्लियर वेपन्स को, अदर वेपन्स मास सेलेस्टियल बॉडी या अदर जो आउटर स्पेस में उनको यूज करने के लिए जो न्यूक्लियर वेपन को। सेकेंड वन इज इंडिया इज ए सिग्नेटरी टू दिस ट्रीटी बट हैज़ नॉट रेटिफाइड येट। क्या इंडिया ने साइन कर दिया, रेटिफाई नहीं किया है। थर्ड वन इज इंडिया हैज़ वायोलेटेड दिस ट्रीटी बाय टेस्टिंग एंटी सैटेलाइट मिशन, जो मान लो 2016 के 2014 में इलेक्शन हुए थे, उसके बाद 2018 में तो इलेक्शन के पहले एंटी सेट जो ए सेट यूज़ किया गया था, मिशन शक्ति बोलते हैं उसको। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना से मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है फर्स्ट एंड सेकेंड, और सी है सेकेंड एंड थर्ड, और डी है थर्ड ओनली। तो ये 2019 की बात है। इसमें इसका सॉल्यूशन ए है। जैसे आउटर स्पेस ट्रीटी एंटर्ड इनटू फोर्स अक्टूबर 1967। तो आउटर स्पेस ट्रीटी क्या है आपका, अक्टूबर 1967 में आई थी। द एक्सप्लोरेशन एंड यूज ऑफ आउटर स्पेस शैल बी कैरिड आउट इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑल द कंट्री। मान लो हम स्पेस का यूज़ करेंगे तो सब कंट्रियों के इंटरेस्ट के लिए करेंगे। आउटर स्पेस शैल बी फ्री फ्रॉम एक्सप्लोरेशन यूज बाई ऑल स्टेट्स, मतलब उसको कोई भी स्टेट्स यूज कर सकता है क्योंकि उस पर किसी का राइट्स नहीं है। जो स्पेस है सेलेस्टियल बॉडी है एग्जम्प्टेड फॉर द नेशनल क्लेम्स ऑफ द ओनरशिप, किसी का अधिकार नहीं है, सब देशों के भलाई के लिए काम किया जा सकता है वहाँ पे। फर्स्ट वन इज करेक्ट, द आउटर स्पेस ट्रीटी प्रोहिबिट्स न्यूक्लियर वेपन्स ऑन और अदर वेपन्स टू मास डिरेक्शन ऑन सेलेस्टियल बॉडी और आउटर स्पेस। आउटर स्पेस में यूज़ नहीं करना मास डिरेक्शन के वेपन या सेलेस्टियल बॉडी जो कॉस्मिक बॉडीज़ हैं, ब्रह्मांड की चीज़ें, उन पर यूज़ नहीं करना। सेकेंड वन इज इनकरेक्ट, इंडिया इज ए सिग्नेटेड टू दिस ट्रीटी एंड हैज रेटिफाइड इन 1982 में रेटिफाई कर दिया था इंडिया ने।
थर्ड वन इज इनकरेक्ट, द ट्रीटी वुड नॉट अप्लाई ऑन एंटी सैटेलाइट वेपन्स, ए सेट पे यूज नहीं होती है, सिंस दे आर ओनली ट्रेवल थ्रू द स्पेस एंड नॉट प्लेस्ड देयर, उनको वहाँ रखा नहीं जाता, बस वो एक बार स्पेस से चले जाते हैं। एडिशनली ए सेट आर ना इधर न्यूक्लियर वेपन, ना तो वो न्यूक्लियर वेपन है, नोर अदर वेपन्स ऑफ द मास डिस्ट्रक्शन, ना ही मास डिस्ट्रक्शन का वेपन है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 79th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द मियावाकी मेथड ऑफ अफोरेस्टेशन, मतलब पेड़ लगाने का मियावाकी जो एक साइंटिस्ट है उनके बारे में बात की, लेडीज थी वो। इट वर्क्स फॉर द बोथ नेटिव एंड नॉट नेटिव स्पीसीज, क्या दोनों के लिए अप्लाई है, नेटिव या नॉन नेटिव के लिए। द रैपिड ग्रोथ इज ऑब्टेन बाय द क्रिएटिंग कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज अमंग सैपलिंग्स, मान लो छोटी पौध लगाते हैं जैसे आप, तो कंपटीशन बना दो रिसोर्सेज के लिए, जैसे हवा पानी के लिए, क्या उससे वो बढ़ावा दे सकते हैं। द सैपलिंग्स बिकम मेंटेनेंस फ्री आफ्टर द फर्स्ट 3 ईयर, 3 साल के बाद कोई मेंटेनेंस नहीं करना पड़ता पौध का। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड, डी है तीनों ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन बी है। मियावाकी क्या होता है, मियावाकी इज ए टेक्निक पॉइनर्ड बाय द जैपनीज बोटनिस्ट अकीरा मियावाकी, अकीरा नाम है, that helps to build dense native forest in the short time. The approach ensure that plant growth is 10 टाइम ज़्यादा होगी। जापान का एक बोटनिस्ट है, उसने बताया कि भाई 10 गुना तो ज़्यादा पेड़ ग्रो करेंगे या 30 टाइम गहरे होंगे। इट हेल्प्स क्रिएट ए फॉरेस्ट, 20 से 30 साल में आपका फॉरेस्ट तैयार हो जाएगा, नहीं तो नेचुरल में 200 से 300 साल लगते हैं उसको बनने में। इट वर्क्स ओनली नेटिव स्पीसीज ऑफ द ट्री, जो वहाँ के नेटिव है, मान लो इंडिया में इंडियन पेड़ों के ऊपर काम किया जाएगा। दिस मेथड accelerate the growth of trees by creating competition for resources such as sunlight, mineral waters and among saplings। मान लो जितने भी पौध लगी हैं उनमें कंपटीशन जनरेट कर दो तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करेंगे। थर्ड वन इज़ करेक्ट, द सैपलिंग्स बिकम मेंटेनेंस फ्री आफ्टर 3 ईयर्स और एंड बिकम सेल्फ सस्टेनेबल, तो उसके बाद उसकी रखवाली करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ग्रो होंगे। ये आपका हिंदी में आंसर प्रोवाइड किया हुआ है। 80th क्वेश्चन देखते हैं, विद रेफरेंस टू द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट, इट इज़ रिलीज बाय द नीति आयोग। सेकेंड वन इज नेशनल अचीवमेंट सर्वे स्कोर्स क्लास 10 वर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द रिपोर्ट, क्या इसमें पहली बार यूज किया गया है। थर्ड वन इज द इन्वेस्टमेंट डायमेंशन इन द इज द प्राइम कंट्रीब्यूटर टू इनोवेशन स्कोर फॉर इंडिया एट द कंट्री लेवल, क्या कंट्री लेवल पे पहला ये इन्वेस्टमेंट डायमेंशन है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड सेकंड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो इसका सॉल्यूशन सी है। हाँ, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया जाता है। कंपेटिटिव इंडेक्स भी इसके द्वारा यूज किया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 फ्रेमवर्क बिल्ड्स ऑन प्रीवियस एडिशन वाइल इनकॉर्पोरेटिंग न्यूली अवेलेबल डाटा, कुछ नए डाटा भी लिखे गए फॉर होलिस्टिक असेसमेंट ऑफ द इनोवेशन इंडिया, तो इंडिया में कितना इनोवेशन हो रहा है। द फॉलोइंग 3 इंडिकेटर हैव बीन एडिड टू द ईयर फ्रेमवर्क। नेशनल अचीवमेंट सर्वे स्कोर क्लास 10, तो ये नेशनल अचीवमेंट सर्वे इस साल इंक्लूड किया गया पैरामीटर। एक्सपेंडिचर ऑन R&D में कितना पैसा लग रहा है। न्यू बिजनेस रजिस्टर, कितने बिजनेस रजिस्टर हुए हैं। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इंडियन स्टेट्स हैव अचीव्ड एन एवरेज स्कोर ऑफ 23.4 इन द इनोवेशन इंडेक्स रेंजेस फ्रॉम द 0 to 100 में से 23.4 हमें स्कोर हुआ है। और द कंट्री इनोवेटिव कैपेबिलिटीज आर मोस्टली कैरिड बाय सेफ्टी एंड लीगल इन्वायरमेंट, तो सेफ्टी या लीगल इन्वायरमेंट का 60.3 है। और ह्यूमन कैपिटल है 42.3 है, वाइल इन्वेस्टमेंट स्कोर इज 10.9, इन्वेस्टमेंट स्कोर बिल्कुल ही 9 है। तो ये आपका हिंदी में आंसर प्रोवाइड किया हुआ है। That is all for today. I will come tomorrow with more questions and please share my video among your friends. आपके दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे क्या है सबको फ्री में हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये जो आपकी टेस्ट सीरीज़ है बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूशन की है और ये आपके क्वेश्चन आने वाले हैं नेक्स्ट जो अपकमिंग आपके एग्जामिनेशन होंगे, स्टेट PCS है या आपका UPSC है। तो फ्रेंड्स इसको शेयर कीजिए, सबको हेल्प मिलेगी। बाय।